अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई इमरान नज़ीर साहब ने एक सवाल पूछा और कहा कि आप इस पे एक वीडियो बनाएं कि मैं चूज़े लेके आ रहा हूँ ऑस्ट्रेलोप के तादाद में करीब में 100 हैं, तो इब्तदाई तौर पे मैं इनकी अच्छी ब्रूडिंग कैसे कराऊँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप किसी बड़े फ्लॉक के बजाय एक छोटा फ्लॉक डाल के आप उस पे अच्छी सी निगहदाश्त उसकी करके और एक उस पे एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फ्लॉक बड़ा है या छोटा है। आप अगर उसको सीख के नहीं करोगे, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके नहीं करोगे, तो जो तजर्बा नाकाम बड़े फ्लॉक पे होगा, छोटे को भी वैसे ही मॉनिटर करना है, उस पे भी हो जाएगा। और फिर छोटे फ्लॉक के अंदर कुछ ये मसाइल हैं कि उनकी वैक्सीन्स पैकिंग जो है वो 1000 की आती है। जब छोटे में हम उसको 100 में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ऊपर वाली 900 खुराक जो है वैक्सीन में वो ज़ाया हो जाया करती हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको भरपूर कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको पूरी रहनुमाई दूँ इसकी। पहली तो आपसे गुजारिश ये है कि बरसात है और पानी का तनासुब हवा में बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपने जगह का इंतखाब किया है चूज़े को रखने के लिए, वहाँ पे एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लाज़मी हो। वो आपका कमरा है या आपका कोई स्टोर रूम है या आपने छत पे जगह बनाई है, वो मैंने इब्तदाई ब्रूडिंग की वीडियो इससे पहले भी की हुई है, उससे भी आपको रहनुमाई मिलेगी। लेकिन आपके इसरार पे मज़ीद आपको बता देता हूँ, आपने अपने ब्रोडर हाउस जो है उसमें इस चीज़ को मुमकिन बनाना है। बरसात में हीट जब हम चूज़े की बढ़ाते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उससे नमी कम होने के बजाय नमी भी ऊपर जाया करती है। अब नमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत चूज़े की जो है वो तनासुब 70% से ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं करता और लंगड़ापन आना शुरू हो जाता है चूज़े में। इब्तदाई दिनों में चूज़ा पैरालाइज़ होता है और हम उसको विटामिन देते हैं कि कमज़ोरी से हो रहा है, लेकिन वो विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है, नमी का तनासुब ज़्यादा है। इस चीज़ को मुमकिन बनाओ कि नमी का तनासुब ना रहे। दूसरा, अपने इस चीज़ को मुमकिन बनाना है कि वहाँ पे रोशनी का आना जाना हो। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट दुनिया ने इस पे किए, जदीद तजर्बात किए गए। मस्नूई रोशनी से जगह को कम से कम करके पिंजरों में इनकी परवरिश की गई। लेकिन बहरहाल ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बर्ड की अफजाइश कुदरती माहौल में हुआ करती है, हम उसको कमरों में, पिंजरों में वैसा नहीं पाल सकते। अगर आप पिंजरे में भी पाल रहे हो अपने घर में, तो मुमकिन बनाओ कि उसमें रोशनी का गुज़र हो, हवा का गुज़र हो। जब सर्दियां आएंगी तो धूप उनके लिए मुफीद है। अब भी गर्मियों में सुबह सवेरे जो पहला जब सूरज तुलू होता है उसमें थोड़ी निस्बतन ठंडक हुआ करती है दिन के टाइम, वो बर्ड के लिए बहुत मुफीद हैं ये चीज़ें। इससे बर्ड को तवानाई मिलती है, इससे कई बीमारियों से उसकी हिफाजत होती है। पहले नमी को ख़त्म किया, हवा को मुमकिन बनाया। इसके बाद आपने ये करना है कि इब्तदाई 3 दिन आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, न्यूमाइसिन और कोलेस्टीन का कम्बिनेशन है। यॉक इन्फेक्शन को कम करने के लिए आप इसकी इब्तदाई अमवात को रोकने के लिए 1 ग्राम पर 4 लीटर आप इसको 3 दिन के पानी में सुबह शाम ये पिलाएंगे और इसके बाद काफ़ी मुआवनत मिलेगी इसमें आपके चूज़े को इब्तदाई तौर पे। इसके अलावा आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ ना कीजिएगा। इसके बाद आप तीसरे 3 दिन के बाद आप वैक्सीन कर सकते हो। वैसे तो रिकमेंड की जाती है एवेन्यू, लेकिन आपका अगर 100 बर्ड है, आप कहते हो कि मैं एवेन्यू क्योंकि करीब में कोई 850 के करीब है और लासोटा जो है वो 350-400 रुपये में मिल जाता है, लेकिन रिकमेंड आपको एवेन्यू की जाएगी क्योंकि वो सारे स्ट्रेन कवर करती है, लासोटा नहीं करता। आप उसका एवेन्यू के साथ IB बायोरोल 120 ये
دونوں ویکسینز کو آپ ڈراپر میں ڈال کے جو ایک ایک قطرہ چوزے کی آنکھ میں ڈالو گے 3 دن کے بعد، پھر اس کے بعد آپ سیب کا سرکہ روزانہ روٹین سے انہیں پانی میں پلائیں۔ سیب کا سرکہ پلانے کا طریقہ یہ ہے، 7 ملی لیٹر فی لیٹر پانی میں پینے کے آپ ان کو پلائیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ ایکواسیپٹ کی گولیاں استعمال روٹین سے شروع کریں، وہ بھی بہت اچھا ہے، بازار سے بآسانی مل جاتی ہے۔ یہ پانی میں جو ہے وہ ٹائیفائڈ، ای کولائی وغیرہ جیسے خطرناک جراثیم کو مار دیتی ہے، پانی کو صاف شفاف کر دیتی ہے۔ آپ کا برڈ جو ہے وہ پانی بیماریوں سے قریب میں پاک ہی پیا کرتا ہے۔ آپ خوراک ان کے لیے جو استعمال کر رہے ہو وہ ویجیٹیبل سورس کرو۔ آپ کمرشل فیڈ کے بجائے بہتر ہے ویجیٹیبل سورس استعمال کریں۔ اور ویجیٹیبل سے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ دوست ہیں ہمارے ایک، وہ اپنے برڈز کے لیے کر رہے ہیں پروڈیوس، تو ان کا آپ کو کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ دے دیں گے، آپ ان سے یہ رابطہ کر لیں ان سے، تو آپ کو وہ بتا دیں گے نمبر، آپ وہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہو ان سے۔ وہ اسپیشلی ویجیٹیبل سورس پروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ برڈ کی جو ہے وہ گروتھ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اور ہم اینٹی بایوٹک اور گروتھ پروموٹر ان چیزوں سے بچ کے ایک اچھی پرورش کریں اپنے برڈ کی، اس کا میٹ بھی آرگینک ہو، اس کا ایگ بھی آرگینک ہو۔ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو میں کہوں گا کہ آپ یہ استعمال کریں۔ 15 دن کی عمر میں آپ انہیں فاؤل پاکس کی ویکسین لگا دو۔ فاؤل پاکس کی ویکسین جو ہے وہ پر کے مخصوص حصے میں لگتی ہے، وہ آپ ویڈیو میں نے ایک فاؤل پاکس پہ اسپیشلی کی تھی، تو اس میں وہ پورشن بھی دکھایا گیا ہے، یہیں پہ ہی چینل میں آپ کو مل جائے گی ویڈیو۔ فاؤل پاکس کر دو آپ، اور فاؤل پاکس کرنے کے بعد اب آپ نے قریب جب 35 دن کا چوزا ہو تو ایوینیو اور IB120 دوبارہ سے اس کو پلانی ہے یا آنکھ میں قطرہ ڈال دینا ہے، یہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ گمبوروں کی بیماری گھریلو سطح پہ پالے جانے والے چوزوں میں کم آتی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے انہیں کسی جگہ پہ بند کر کے پرورش کرنی ہے کسی کمرے وغیرہ میں، تو پھر آپ کو میں کہوں گا کہ آپ اس کی گمبوروں کی ویکسین بھی 7 یا 8 دن کی عمر میں کر دینا۔ تو اس کے بعد پھر ہر مہینے آپ یہ ایوینیو اور IB120 کو رپیٹ کرتے رہیں۔ خوراک کا خاص خیال رکھیں ان کا۔ اگر یہ 12-13 دن کی عمر میں ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کریں تو ان کی جگہ کو کھلا کریں، جگہ بڑھا دیں۔ ویجیٹیبل فیڈ کے ساتھ سبز چاروں کا استعمال کروائیے ان کو، لیکن بیلنس ڈائٹ کے ساتھ۔ بیلنس ڈائٹ ختم نہیں کر دینی، انشاءاللہ بہترین آپ کی چوزوں کی بروڈنگ ہوگی۔